क्या आपको पता है कि मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे जो आप ब्रीथ करते हो, जो आप सांस लेते हो, उसका करीब 15% ह्यूमन स्किन से आता है। मतलब आपको तो पता ही होगा कि नेचुरली साइंटिफिकली हमारा स्किन झड़ते रहता है, तो आप जो ब्रीथ करते हो, जो आपका नाक फिल्टर करता है, मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन में आप 15% ह्यूमन स्किन को ब्रीथ करते हो। ऐसे ही कुछ रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश इस वीडियो में होगी, तो बारिश को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। वीडियो पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 14, सेमेंटिक सचुएशन। इसका मतलब आप जानते क्या होता है? ये एक बहुत ही यूनिक से कंसेप्ट है। सेमेंटिक सचुएशन का मतलब होता है किसी वर्ड को आप इतने बार बोलो कि उसका मीनिंग ही खत्म हो जाए। एक बहुत ही डीप सी बात है कि मान लो कि अगर आप एक वर्ड को बोलो, जैसे कि ब्रूम। ब्रूम का हिंदी में मतलब होता है झाड़ू। तो पहली बार जब आप देखोगे कि अच्छा इसका मतलब झाड़ू होता है, तो ब्रूम आप समझ आएगा, हाँ ब्रूम है, इंग्लिश वर्ड है। फिर बोलोगे ब्रूम 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 ब्रूम, तो इस वर्ड का मतलब खत्म हो जाता है। इस चीज का आप विकिपीडिया पे देख सकते हो, जो एनालिसिस है कि ये क्या है। ये एक साइकोलॉजिकल सी चीज है, जिसके चलते क्या होता है कि किसी वर्ड को रिपीट करने से हमारा ब्रेन उसका मतलब फाइंड नहीं कर पाता है। जैसे हेल्प एक वर्ड, ठीक है, हेल्प 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 हेल्प, मतलब जितने बार बोलो उतना बार इसका मीनिंग डिस्टर्ब होते जा रहा है। पहली बार देखोगे हाँ हेल्प, फिर बोलते बोलते इसका मीनिंग खत्म हो जाता है दिमाग के लिए। मतलब दिमाग को कोई चीज एक बार आप बोल दो, तो जब तक वो दिमाग के लिए काइंड ऑफ नॉवेल होता है, नया नया होता है, तभी तक वो उस पर फोकस करता है। बाद में उसी को चीज आप रिपीट करते रहोगे तो ब्रेन उसको इग्नोर कर देता है। जैसे कि आप अगर मान लो कि सब कुछ साइलेंट है आपके रूम में, आप सोए हुए हो, तो आप ऐसे सोए हुए हो और आपको कोई आवाज नहीं सुना रहा है और ये आपके लिए नॉर्मल है, तो इस हैबिट को तो आप अपने जानते ही होंगे। बट अगर आपके रूम में पंखा है और आप जब सोते हो तो आपका पंखा चलता है, पंखा कुछ ना कुछ आवाज करता है ना, तो आप तो उस आवाज के बारे में कॉन्शियस नहीं होते हो, क्योंकि वो पंखा वाला आवाज आपके ब्रेन को इतना बार सुना दिया गया है कि वो उसको इग्नोर कर देता है पूरी तरह से। इसलिए अब मैं आपको बोला हूं, तब शायद आप पंखे की आवाज पे ध्यान दोगे। अभी तक मैं आपको नहीं बोला था तो आप पंखे की आवाज पे ध्यान नहीं दे रहे होगे, क्योंकि आपका ब्रेन उतना कॉन्शियस थोड़ी कि हर कुछ को ट्रैक करेगा। तो ब्रेन के लिए जब तक कोई आवाज नॉवेल होती है, तो जब नई चीज होती है ना, तो वो इवोल्यूशनरी स्पीकिंग, इवोल्यूशनरी टर्म्स में वो खतरा हो सकता है। कोई भी नया चीज हमारे लिए ब्रेन पूरा फोकस हो जाता है, उस चीज को एनालाइज करता है, और वो चीज अगर रिपीटेडली आपके सामने है और आपको हानि नहीं पहुंचा रही है कोई आवाज, तो फिर वो आपका ब्रेन यूज्ड टू हो जाता है और उस आवाज को इग्नोर कर देता है। अब पंखे की आवाज आप सालों से सुनते आ रहे हो, तो उसके लिए आप कॉन्शियस भी नहीं होते, क्योंकि ये आपके सर्वाइवल को खतरा नहीं पहुंचाती साइंटिफिकली स्पीकिंग। तो ये एक बहुत ही डीप सी फैक्ट थी, सेमेंटिक सचुएशन। फैक्ट नंबर 13, अगर हम स्टडीज की बात करें, मतलब अगर हम लोग टेक्निक्स की बात करें पढ़ाई करने की, तो जितने भी सर्वेज हुए हैं उसमें ये पता चला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रो कर रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, कि बहुत सारे चीजों में ये पाया गया है एंड लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी चीज को आप लर्न करते हो ना अपने स्कूल में, कोई भी चीज को आप सीखते हो जब, तो उसको ऐसे सीखो जैसे कि आपको उस चीज को किसी और को सिखाना है। मतलब ऐसे पढ़ाई करो जैसे कि आपको उस चीज को किसी थर्ड पार्टी को समझाना हो, तो आप उसको कैसे समझाओगे, ये सोच के पढ़ना चाहिए। मतलब आपने ये कोट सुना होगा कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल। अगर आप किसी चीज को सिंपली समझा नहीं सकते हो तो आप मतलब सीखे ही नहीं हो। तो हमेशा ऐसे पढ़ाई करो आप जैसे कि उस चीज को आप कल ही किसी को सिखाने वाले हो। तो ये चीज अगर आप अपने मन को बताओगे ना कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ बट इसको मैं किसी को बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपका ब्रेन उसको इस तरह से सीखेगा, इतने डिटेल और नॉवेल तरीके से सीखेगा ना कि आप उसको फिर किसी और को समझा भी पाओगे एक्चुअल में भी। पढ़ते समय कुछ लोग नहीं कह देते कि हाँ ठीक है समझ आ गया, बट एक्चुअली में नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे समझना चाहिए कि आप किसी को एक्सप्लेन करो। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि जब कोई एक दूसरे से गला मिलता है, कोई भी इंसान, तो उससे ना बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इंस्टेंटली कम हो जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर किससे एसोसिएटेड है? किसी का अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका क्या होगा कि मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, उसको गुस्सा ज्यादा रहेगा, मन में उतना हैप्पीनेस नहीं रहेगा। ये सब लक्षण होता है हाई ब्लड प्रेशर का। तो जब एक दूसरे को कोई हग करता है, गले मिलता है, तब ब्लड प्रेशर इंस्टेंटली लो हो जाता है, साइंस ने ये पाया है। एंड आप एक चीज नोटिस करना कि जब कोई दो इंसान हग कर रहा होता है, गला मिल रहा होता है, तब दोनों का जो हार्ट है ना, दिल, वो एकदम सामने होता है। तो एक तरह से स्पिरिचुअली कहें तो दोनों का जो हार्ट का जो एनर्जी है ना, वो भी एक्सचेंज होता है।
होता है तो ब्लड प्रेशर लो होता है। एंड ये चीज इसलिए होता है क्योंकि नेचर, प्रकृति ये चाहती है कि इंसान सोशल बने, हग करे एक दूसरे को, और हग करने को एक हेल्दी चीज की तरह नेचर प्रस्तुत करती है, इसलिए ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, स्टोन पेपर सीजर, ये जो गेम है ये तो आपने खेला ही होगा, इसको रॉक पेपर सीजर भी कहते हैं। तो क्या आपको पता है कि रॉक पेपर सीजर जो ये गेम है ये तो हम लोग भारत में ऐसे नॉर्मली खेलते हैं आपस में, इसका कोई थोड़े इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है। जैसे कबड्डी जो है, कबड्डी एक कॉमन सी गेम है बट उसका भी कंपटीशन हाई लेवल पे होता है। तो स्टोन पेपर सीजर में भी क्या कंपटीशन हो सकता है? तो हाँ, ये विकिपीडिया पेज देखो आप, अमेरिका में रॉक पेपर सीजर का पूरा लीग होता था और इसमें कुछ ऐसा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऐसे कंपटीशन होता था और इसमें बड़े बड़े प्राइजेस भी होते थे। मेरे ख्याल से हाँ, ऐसे लोगों को ना, मतलब एक आइडिया है कि लोगों को ऐसे कोई गेम को खोलना चाहिए जिसमें स्टोन पेपर सीजर के बेसिस पे लड़ाई हो, मजा आ जाएगा। ऐसा कोई गेम होना चाहिए भारत में भी। फैक्ट नंबर 10, आप इतने सारे खाने का प्रोडक्ट्स खरीदते हो, उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स को भी आप देखते होगे कि किस किस चीज से बना है। असल बात तो ये है कि 90% लोग नहीं देखते हैं, देखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे मैं नहीं बोला सब कुछ चेक करो जाके, नहीं, लेकिन कुछ कुछ मामले में आपको चेक करना चाहिए। एक चीज है, अगर इंग्रेडिएंट्स में कारमाइन लिस्टेड है तो पता है वो किससे बना है? कीड़ों के स्किन से। ऐसे जो बग्स होते हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इनसे कारमाइन बनता है। और कारमाइन जो है ये चोचिनेल नाम के ये वाले बग से मैन्युफैक्चर होता है। कारमाइन जो होता है वो फूड को कलर देने के लिए यूज होता है। मान लो फॉर एग्जांपल किसी खाने का पदार्थ का कलर लाल है तो उसमें चेक करो कि कारमाइन नहीं है, नहीं तो ये जो कलर है वो इसी से आया है। चोचिनेल बग जो होता है इससे कारमाइन बनता है। फैक्ट नंबर 9, रशिया में एक नाइट क्लब मौजूद है, पुरगा नाइट क्लब। एंड ये जो नाइट क्लब है ये नॉर्मल से बहुत अलग है नाइट क्लब, क्योंकि इसमें ना लोग डेली न्यू ईयर मनाते हैं। जी हाँ, ये पूरे वर्ल्ड का इकलौता ऐसा नाइट क्लब है जिसमें ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें आप डेली न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 8, अच्छा हम लोग बारिश किसको कहते हैं? पानी जो पड़ता है उसको बारिश कहते हैं। आपके सामने अगर लोहे की बारिश होने लगे तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसे ही कुछ होता है वीनस प्लैनेट पे। वीनस पे मेटल जो होता है, लोहे की बारिश होती है। वीनस का जो टेम्परेचर है ना सरफेस पे, जैसे धरती पे कितना होता है एवरेज टेम्परेचर? धरती का एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास है, 16 डिग्री सेल्सियस। पर वीनस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 470 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल होने लगता है, तो 470 डिग्री सेल्सियस में, बाप रे, इसमें क्या होता है? इतने टेम्परेचर में ना जो मेटल है, मतलब मेटल बॉयल होके इवेपोरेट हो जाता है। पानी को आप भाप बनते सुने होंगे, बट अगर कोई लोहा का टुकड़ा है, लोहा का भी भाप बन के उड़ सकता है, उड़ सकता है। उसके लिए ऐसी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो वो सरफेस पे पूरा गल जाता है, भाप बन जाता है, और वो भाप ऊपर आने लगता है वीनस से ऊपर, और ऊपर जाके फिर वो टेम्परेचर कम रहता है जमीन के मुकाबले, तो ऊपर जाके फिर वो मेटल बन जाता है। वेपर जो है वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, तो लोहा लिटरली फिर वापस पड़ता है नीचे। तो ऐसे लोहे की बारिश की साइकिल चलती है वीनस प्लैनेट पे, यानी शुक्र ग्रह के। शुक्र ग्रह को यानी वीनस को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, और मार्स को भी शायद यही चीज कहा जाता है, क्योंकि दोनों धरती के अगल बगल है। फैक्ट नंबर 7, ये एक बहुत ही अच्छी सी साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बताता हूँ, मतलब को सुन के मजा आ जाएगा। देखना क्या है कि जब किसी दो इंसान के बीच में मुंह जुबानी लड़ाई होती है, तब देखना हमारे इंडिया और बहुत सारे जगहों पे ये कर्स लोग करते हैं। मतलब लोग जो है ना वो बातों बातों में श्राप दे देते हैं ना। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो एक कहेगा कि जा तेरा सब कुछ ही हो जाएगा, मैं तो श्राप देता हूँ सर, सब कुछ चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे जो लड़ाई करते हैं, तो आपको पता है, तो ये पाया गया, मतलब इसको साइंटिफिकली समझना, कि किसी एक पर्सन को कोई दूसरा पर्सन गाली दे दिया, तो गाली देने से जितना उसका दिमाग में रिलैक्समेंट मिलता है ना, जैसे गाली क्या होता है, वो एनर्जी का बर्स्ट होता है। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसको गाल दे दिया अगर, तो उससे उसका एनर्जी रिलीज होता है कि चलो मैंने गाली दे दिया। उसका माइंड का जो प्रेशर है वो कम होता है गाली देने से, इसलिए लोग गुस्से में आके गाली दे देते हैं। तो गाली देने से एक तरह से आप टेक्निकली देखोगे ना, तो लोग सेटिस्फैक्शन के लिए देते हैं। गाली नहीं देंगे, चुप रहेंगे, तो उनका पूरा बिल्डअप होते रहेगा एनर्जी। अब देते हैं तो एकदम धड़ाधड़ देते हैं, सारा एनर्जी निकाल देते हैं। ये आपने चीज ऑब्जर्व की होगी। तो गाली देने से ज्यादा जो लोगों को राहत मिलती है, उससे ज्यादा कर्स में मिलती है। जो लोग ने श्राप देते थे सब कुछ चल जाएगा, तो उसका ब्रेन को फील होता है चलो हाँ मैंने श्राप दे दिया, अब सब कुछ। ये काफी अजीब सी फैक्ट है, मतलब बहुत अटपटी सी लग रही होगी आपको, बट ब्रेन का जो ये जब हाइपर स्टेट में होता है एकदम, तब जो एक्टिविटी करता है ना, उसके आधार पे ये फैक्ट है कि जो कर्सिंग लोग करते हैं उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है एज कंपेयर टू ये गाली।
फैक्ट नंबर 6, 2520, ये जो नंबर है ना, इसको मैजिकल नंबर कहा जाता है। 2520 क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच में जितने नंबर्स हैं 1 से 10 सबसे डिवाइड हो जाता है। 2520 जो है ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे डिवाइड हो जाएगा, वो भी परफेक्टली। और आप पूरा लिस्ट देख सकते हो किसे किसे डिवाइड होता है। 11 से खाली नहीं होता है, फिर 12 14 15 बहुत नंबर से ये डिवाइड होता है। बट लगातार 1 से 10 सारे नंबर से डिवाइड हो जाना, ऐसे केस में स्मॉलेस्ट नंबर यही है 2520। इसके बारे में महान मैथमेटिशियन रामानुजन ने भी कमेंट किया था। और आपको इस नंबर से लिंक्ड मैं एक मिस्ट्री के बारे में बता दूं कि एक्चुअली में ये ना रिलेटेड है समय से। एक हफ्ते में 7 दिन होता है, एक महीने में 30 दिन होता है और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 7 इंटू 30 इंटू 12 कितना आएगा? 2520। इसको टाइम का डोमिनेंस कहा जाता है। ये ऐसा मिस्टीरियस नंबर है कि ये टाइम से रिलेटेड है देखा जाए तो। एंड ये 1 से 10 सारे नंबर से ही डिवाइड हो जाता है, जो कि गजब बात है। फैक्ट नंबर 5, इमेजिन करो कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसको पहले इमेजिन करो आप उसके सामने च्युइंगम खा रहे हो और वो च्युइंगम खाते हुए देख के उसके पसीने आ गए। ऐसा हुआ तो इसका मतलब उसको ना ये है शिशेलोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ च्युइंगम। जो डर आपको भूत प्रेत को देख के आएगा या फिर एक खूंखार कुत्ते को आपके पीछे दौड़ते हुए देखते हुए आएगा आपको, वो डर इनको च्युइंगम को देख के आता है। अजीब सी डिसऑर्डर है ये, बट इस दुनिया में इतने प्रकार के फोबियाज है कि आप बोलोगे कि रियल होता है ये सब। और मैंने आपको ऐसे भी बहुत सारे फोबियाज के बारे में भी बताया है पास्ट में। तो फोबिया सही में रियल चीज होती है। च्युइंगम देख के वो लोग का दिल का धड़कन बढ़ने लगता है। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज है। फैक्ट नंबर 4, इंग्लिश में बहुत सारे इनफॉर्मल वर्ड भी होते हैं ना, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आजकल जो वर्ड चलते हैं, जैसे कि चिलैक्स, जो हम लोग ऑफिशियल वर्ड क्या है जो डिक्शनरी में रजिस्टर्ड है, वो वर्ड्स क्या है? रिलैक्स और चिल। तो इसको मिला के एक साथ लोग बना दिए हैं चिलैक्स। चिल प्लस रिलैक्स इक्वल टू चिलैक्स। तो क्या है कि ऐसे जब वर्ड बहुत ज्यादा चलने लगते हैं ना लोगों के बीच में, हर एक की जबान पे चिलैक्स होता है, तो फिर जो डिक्शनरी वाले हैं वो भी इस वर्ड को रजिस्टर कर देते हैं। एंड इस वर्ड का सबसे मुख्य जो माना जाता है डिक्शनरी, वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। चिलैक्स वर्ड। और एक वर्ड है व्हाटएवर, उसको लोग ना आजकल व्हाटएव्स कहते हैं, बोलते हैं ना व्हाटएवर, उसको लोग बोलते हैं व्हाटएव्स, तो स्टाइल में बोलते हैं। तो ये जो व्हाटएव्स और चिलैक्स और भी बहुत सारे नए वर्ड्स हैं जो कि साल 2019 में, अभी कुछ ही साल पहले, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रजिस्टर्ड हुए। फैक्ट नंबर 3, कोई भी इंसान अगर झूठ बोलता है तो सामने वाला इंसान को सेंस हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। हमेशा नहीं होता, बट ज्यादातर केसेस में हो जाता है। क्योंकि जो बेवकूफ बनते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं, ज्यादातर समझ लेते हैं कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है मेरे सामने। आपका दोस्त अगर आके आपको बोले कि मेरे पास 10 लैम्बोर्गिनी है, तो वो तो ऑब्वियस झूठ है ना। लेकिन तब भी कुछ कुछ नॉर्मल बातों में भी आप पकड़ लेते हो कि वो झूठ बोल रहा है, शायद इसके बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये क्यों होता है और कैसे होता है? क्या है कि साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि हमारे ब्रेन में एक इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है, जिसके चलते हर एक इंसान में कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी इंसान के बॉडी लैंग्वेज, जब कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज होता है। जब कोई इंसान, आपका दोस्त आपको कुछ बोल रहा है, तब उसके बात से ज्यादा आप उसके बिहेवियर पे ध्यान देना कि वो किस तरह से कोई बात को आपको बोल रहा है। तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग आप उसको ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हो। आपका जो मन है, गट फीलिंग, वो बोल देगा कि वो झूठ बोल रहा है। तो हर एक इंसान में ये कैपेबिलिटी होती है कि कुछ हद तक वो पता कर लेता है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। फैक्ट नंबर 2, ऐसे एक सवाल आपके मन में जनरली आता होगा कि मैं कितने रुपए से ज्यादा महीना कमाऊंगा तो मैं टॉप अर्नर्स में आऊंगा। हर एक स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि अच्छा खासा सैलरी हो उसका, या फिर बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो कितना पर मंथ कर लेने पे आप बोल पाओगे कि मैं टॉप लिस्ट में आता हूँ? तो जितने भी है ना, इंडिया का जो इनकम होता है लोगों का, उसका एवरेज निकाल के एक डेटा अगर हम लोग एनालाइज करें, तो आप ये आर्टिकल देखो। कई सर्वे से ये पता चला है कि जो एवरेज इनकम है इंडिया में, वो करीब 13,000 रुपए गाँव के इलाके में है, और शहरों में एवरेज जो है वो 19,000 रुपए पर महीना है। मतलब देखा जाए तो 10, 12, 15,000 ये एवरेज इनकम है पूरे, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से एवरेज निकाले तो सर्वेज के हिसाब से अगर आपकी इनकम 25,000 से ज्यादा है, तब आप टॉप 10% में आते हो। क्योंकि ऐसा है कि 90% लोग 25,000 पर महीने से कम ही कमाते हैं। या तो उनका जो बिजनेस होता है, जैसे कि कोई दुकान वगैरह, उसमें या तो एवरेजली महीने में 25 से कम ही आता है, या तो सैलरी 25,000 से नीचे ही होती है। तो 25,000 से ऊपर 10% लोग ही कमाते हैं भारत में। तो अगर कोई 25,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा है या फिर उससे ऊपर, तो वो टेक्निकली 10% में आता है, टॉप 10% में। और एवरेज इनकम के लिस्ट में इंडिया जो है, तो अब आप मेरे से पूछोगे कि भारत में तो ठीक है, भारत में लोग ज्यादातर 25 से नीचे कमाते हैं एवरेजली देखा जाए तो बाकी कंट्रीज का क्या हाल है? कोई ऐसा कंट्री है जिसमें एवरेज इनकम ही लाखों से ऊपर है? तो हाँ, ऐसा है। पिकोडी ने एक
सर्वे किया था और उसका पूरा लिस्ट आप देख सकते हो। सबसे टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एवरेज कमाई जो लोगों की है वो 4.5 लाख रुपए प्रति महीने है। मतलब मैं आपको रुपीज में बता रहा हूँ, भारत के काउंटिंग में वो जो करेंसी है वो भारत में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। मतलब स्विट्जरलैंड में जो डॉलर है उसको रुपीज में करके बता रहा हूँ कि 4.5 लाख रुपए एवरेज वहाँ है हर एक जन का। एवरेज 4.5 लाख है, मतलब मोस्टली लोग तो ज्यादा ही कमाते होंगे। फिर लग्जमबर्ग यूएसए, जहाँ पे 2.5 लाख रुपए एकदम नॉर्मल सी बात है। और इस लिस्ट में आप नीचे करोगे तो आपको इंडिया 72 नंबर पे दिखेगा। और सबसे एंड में क्यूबा नाम का जगह है जहाँ पे लोगों का एवरेज इनकम मात्र 2,500 रुपए महीने है। क्यूबा में बहुत कम है ये। फैक्ट नंबर 1, नीदरलैंड्स में एक म्यूजियम है जिसका नाम है कॉर्पस म्यूजियम एंड ये पूरे विश्व में अपने टाइप की इकलौती म्यूजियम है जहाँ पे जो म्यूजियम का बिल्डिंग है वो पूरे शरीर की तरह बना हुआ है। एंड शरीर में जहां जहां जैसे जैसे पार्ट्स होते हैं, नीचे लिवर, ऊपर स्टमक, ऊपर ब्रेन, आप अंदर जाओगे तो आपको वैसे ही कुछ देखने मिलेगा। अंदर का जो सीन है वो कुछ ऐसा होता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ ऐसा देखने मिलता है। और इस बिल्डिंग को देखो ना, लग रहा है कि ऐसे कोई इंसान बैठा हुआ है और अंदर में भी एकदम वैसे ही है। इंसान के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए ये म्यूजियम बना है। एंड लोग किडनी के सामने पिक्चर क्लिक करवाते हैं, लिवर के सामने पिक्चर क्लिक कराते हैं। ऐसे ही टाइप का यूनिक टाइप का म्यूजियम है। अगर आप कभी नीदरलैंड्स घूमने गए तो इसको जरूर विजिट करना। पूरे ह्यूमन बॉडी का जर्नी कराता है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे यूनिक म्यूजियम्स में से एक है। आई होप आज के फैक्ट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना ताकि सबको नॉलेज मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।